गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन हरिवंश राय बच्चन जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करेंगे। यस, आई एम अनामय मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद अनामय मिश्रा। उसी सेशन में आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। आपको पूर्व ज्ञात है कि हमने पिछले वीडियो में जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा की हुई थी। बताया हुआ था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। उसमें बताया गया कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर? जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्लियर? यहाँ तक बातें बता दी गई थी। तो कभी कभी क्या होता है, एक चीज और ये नोट कर लीजिए कि पहले से कोई वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती है। वो सेंटेंस में अपने यूज के हिसाब से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो वो इंट्रांजिटिव। ठीक है? कोई पूछता है कि हाँ ट्रांजिटिव वर्ब बताइए, कोई इंट्रांजिटिव वर्ब बताइए, तो बता दिए भैया ऐसे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती। आप सेंटेंस लिखिए, उसमें मैं बता दूंगा यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव है, यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव। यही बताया गया था। इतनी सारी चीजें क्लियर की गई थी ना आपके सामने। यहाँ तक आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, चूंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो होता नहीं तो उससे मतलब नहीं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी नॉर्मली तो एक ही ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप कह भी सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना होकर के दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऐसी कंडीशन में एक आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब सेंटेंस में मान लीजिए कि हाँ लिखा हुआ है सेंटेंस, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आए, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? भाई कोई तरीका होगा, कोई डेफिनेशन होगी, कोई पहचानने का तरीका होगा, एक निश्चित वे होगा, उसी के अनुसार तो पहचानेंगे कि हाँ ये चीज इस नियम को फॉलो कर रही है, इसलिए ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अलग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अलग ना। भाई बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली बेटा आपको बता दिया जाए तो वो निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रायः? निर्जीव होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रायः? वो सजीव होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रायः? निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः क्या होता है? सजीव होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? इतना चीज क्लियर हो गई? और एक चीज बेटा, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी जो है निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सजीव होता है। लेकिन कैसे पहचाने जो है, यहाँ इसको पहचानने का भी कोई तरीका, ऑथेंटिक जो है आपका तरीका है वे है कि हाँ इससे हम जो है पहचान ही लेंगे। तो बेटा जो वर्ब होती है आपकी, जो वर्ब होती है क्या होती है, वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है। उस वर्ब में व्हाट लगा कर क्वेश्चन कीजिए। क्या लगा करके? व्हाट लगा करके। क्या लगा कर क्वेश्चन कीजिए? व्हाट लगा करके क्वेश्चन कीजिए। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करने पर आंसर हमें जो कुछ भी मिलता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? इतनी सारी चीजें क्लियर होगी? क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव होता है, और इसको पहचानने का जो तरीका है कि हम वर्ब में क्या लगाएं, व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें। क्या लगाकर क्वेश्चन करें? व्हाट मतलब क्या, क्या लगा करके क्रिया में जो है प्रश्न पूछें, तो उत्तर के रूप में हमें जो भी शब्द प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया गया आपको कि वो सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। बताया गया यही ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रायः सजीव होता है। और इसको जो पहचानने का तरीका है, क्या है? पहचानने का तरीका है, इसको पहचानने का तरीका ये है बेटा कि जब आप वर्ब में हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे। क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे? हुम, किसे या किसको, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वर्ब में यानी क्रिया में किसे या किसको लगा करके प्रश्न करेंगे तो उत्तर के रूप में जो भी शब्द प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः सजीव होता है। उसके बाद वर्ब में इसको पहचानने का जो तरीका है कि यदि वर्ब में हम हुम लगा करके क्रिया में किसे या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, जो उत्तर होता है वही हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? आगे बात समझ में? आइए आपके सामने हमने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला जो सेंटेंस लिखा, ही गेव मी अ पेन, ठीक है। ही गेव मी अ पेन। ही आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। गेव आपकी जो है वर्ब है, सिंपल पास्ट में वाक्य लिखा हुआ है। मी भी आपका ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये वर्ब जो है वो टी भी है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हमको इससे मतलब अब नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया इसलिए अब ट्रांजिटिव है, लेकिन जो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे जैसे मी है और एक पेन है, दो चीजें आएंगी। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो है दो ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, मी भी एक ऑब्जेक्ट है, एक पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। तब अब हम कैसे पहचाने कि हाँ कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहली कंडीशन आप देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव होता है। मी मतलब मुझे, ए पेन मतलब कलम। तो बताओ मुझे निर्जीव होगा या जो है नॉन लिविंग होगा कि जो है ए पेन? ए पेन निर्जीव होगी ना। ए पेन को नॉन लिविंग मानते हो? जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनको आप जो है लिविंग मानते हो, सजीव मानते हो। यहाँ पे ए पेन क्या है? निर्जीव है, तो इसलिए ए पेन क्या होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना। ए पेन ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये आपका जो है मी क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बोलिए, मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये बात समझ में क्लियर? नॉर्मल तरीके पर चलेंगे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। ये वर्ब आ गई आपकी, और उसके बाद ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वर्ब के तुरंत बाद ही लिखा जाएगा। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं नॉर्मली सेंटेंसेस में अधिकतर, ठीक है। और उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिखने के पश्चात जो है आप क्या लिखते हैं? एक पेन, यानी वो जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको लिखते हैं। तो ये देखिए जो है ये आपका मी क्या है? ये सजीव है, इसलिए क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताएगा अपनी परिभाषा के अनुसार, अपनी जो है इसकी जो भी जो है पहचान है, इंट्रोडक्शन जो भी बताई गई आप उसके हिसाब से देखिए। ये मी आपका सजीव है, इसलिए क्या है? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये आपका एक पेन क्या है? आपका निर्जीव है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से भी मामला क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे आप इसका अर्थ देखिए जो है, ही गेव मी पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, ठीक है, या उसने मुझे कलम दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है उसने मुझे एक कलम दी। अब आप क्या लगा के प्रश्न कीजिए, क्या लगा? उसने मुझे क्या दिया? तो क्या के एवज में जो आंसर आता है वो क्या होता है? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। उसने मुझे क्या दिया? कलम दिया ना, एक पेन, यही तो आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एक पेन क्या होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और मुझे कलम किसने दिया? ठीक है, ही गेव मी अ पेन, मुझे कलम किसने दिया? ठीक है, सॉरी जो है उसने कलम किसे दिया, सॉरी, ठीक है, किसे या किसको लगा प्रश्न करना है ना। तो यहाँ पे जो है आपका उसने कलम किसे दिया? मुझे दिया। बोलिए भाई, घूम लगा क्वेश्चन कीजिए तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है आपका आंसर में। मी क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये बात समझ में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रायः निर्जीव होता है, उसमें वर्ग में जो वाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, इसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं घूम लगा के तो जो आंसर मिलता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये आइए आपका सब्जेक्ट टाट आपकी वर्ब है, हिम भी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आइए आपका सब्जेक्ट टाट वर्ब हो गई। इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आए हुए, तो आप पहचानिए, बताइए आप पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं, क्यों?
देखिए जो सजीव होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो है ये हिम जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये बात समझ में नहीं है तो मैं साबित भी कर दे रहा हूँ, हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। साबित कर दूँ? देखिए साबित कर दे रहा हूँ मैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। देखिए इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। टीच टॉट टॉट, ये आपका सिंपल पास्ट में आया हुआ है, ठीक है। आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। तो मैंने उसे क्या पढ़ाया? अंग्रेजी। तो क्या के एवज में जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये बात समझ में, क्या के एवज में जब क्या लगा करके वर्ब में क्वेश्चन करते हैं यार, तो जो उत्तर आता है वो क्या होता है आपका? वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने अंग्रेजी किसे पढ़ाया या मैंने अंग्रेजी किसको पढ़ाया? हिम। हिम मीन्स उसे, यही तो आंसर आ रहा है। बोलिए भाई यही आंसर आ रहा है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये बात समझ में, क्या लगा के प्रश्न करने पर या व्हाट लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसे या किसको या आप जिसको अंग्रेजी में होम कहते हैं उसको लगा के क्वेश्चन करने पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आगे बात समझ में, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्लियर यहाँ से जो है। चलिए अब बेटा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ये नॉर्मली जान लीजिए, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन कुछ लोग देखे होंगे आपके यहाँ भी होते हैं कि वो जिस तरफ जो है भीड़ चलती है उत्तर में चलते हैं, वो जो है किनारे चलते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं इस डायरेक्ट को पहले ले आऊँगा, इनडायरेक्ट को बाद में ले आऊँगा। कहीं नियम तो है नहीं कि हाँ इनडायरेक्ट ही हमेशा पहले बना रहेगा, मैं भी पहले बन सकता हूँ। ये कहता है कि मैं भी, मुझे भी फर्स्ट स्थान दिया जाए, पहला स्थान दिया जाए, हाँ इसको दे देते। लेकिन इसको समझाओ क्या कि ये बच्चा तुम आओगे जो है वर्ब के बाद में, तो तुम्हारे बाद मेरी रे तुमको किसी न किसी प्रीपोजिशन टू या फॉर में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज सेंस के अनुसार करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखो, मतलब ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आएगी, ये कंडीशन यहाँ जाएगी, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, भाव के अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अनुसार। और ये बात समझिए, जैसे मैं इसी सेंटेंस को लिख रहा हूँ, ही गेव। अब आप कह रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पे मी यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए पेन जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई है। तो चलिए लिख लीजिए, ए पेन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भैया जब आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिए तो इसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पूर्व आपको टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंस के अनुसार करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, टू मी, ही गेव अ पेन टू मी। दोनों का सेम मीनिंग है, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आप यदि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो आपको यही ध्यान देना है कि उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंस के अनुसार करना। जैसे आई टॉट यू इंग्लिश, यहाँ पे आप कर दीजिए आई टॉट इंग्लिश, उसके बाद किसे टू लगा दीजिए हिम, ठीक है। ये आपका जो है इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक बना आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर आगे बात समझ में? आशा करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई गई सारी चीज़ें आप जो है एक बार दोहरा लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होगी, हमको लगता नहीं कि वैसे गड़बड़ी होनी चाहिए, कहीं भी जो है समझ में नहीं आया होगा, फिर भी यदि कोई त्रुटि रही होगी तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।